Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Towards Medicine. Today we will discuss about some weak acid and bases. So let's start it. अब पहले हम कुछ एसिड और बेसिस का जनरल हम कंसेप्ट जो है वो हम देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे एक कंपाउंड है RCOOH, ठीक है। अब ये कंपाउंड इसको हम सपोज करते हैं कि दिस वन इज़ एसिड, ठीक है। अब ये एसिड है तो ये टूट के ये क्या बनाता है, डिसोसिएट होके RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। अब ये एसिड था तो एसिड ने इसने H पॉजिटिव डोनेट किया है और RCOO नेगेटिव बनाया है। तो ये जो कंपाउंड इसका बना है इसको हम नाम देते हैं इसकी कॉन्जुगेट बेस का। क्यों? क्योंकि एसिड वो कंपाउंड है जो हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है और बेस वो कंपाउंड है जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगी। यानी कि इसी रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर दें तो RCOO नेगेटिव, इसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करें तो ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाली चीज़ क्या होती है? बेस होती है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके क्या बना देगी? RCOOH। तो ऊपर की बात करें तो इधर RCOOH एसिड है, एसिड ने टूट के कॉन्जुगेट बेस बनाई है। लेकिन नीचे वाले रिएक्शन में बात करें तो इसको हमने बेस मान लिया है, ठीक है। अब बेस ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके क्या बनाया है? कॉन्जुगेट एसिड बनाया है। यानी कि एसिड की रिलेटिव टर्म होती है आगे कॉन्जुगेट बेस, एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनती है और बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनता है। ये रिलेटिव टर्म्स हैं जो यूज़ की जाती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम सपोज कर लें कि RNH2 ये कंपाउंड है, इसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके ये बना देता है RNH3 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लिया हाइड्रोजन तो ये बेस है, ठीक है। और बेस ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया और बेस के हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने से क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड बन गया। अब रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो है डोनेट करेगा हाइड्रोजन, तो RNH3 पॉजिटिव। रिएक्शन रिवर्स कर दें तो ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा तो ये हो जाएगा RNH2 प्लस H पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये एसिड है और ये इसकी कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। इनके रिलेटिव टर्म जो है हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हमने बेस रखा है तो इसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड बनाया। अब कॉन्जुगेट एसिड हाइड्रोजन जो है वो लीव करने की, लूज़ करने की एबिलिटी रखता है, इसलिए उसको हम एसिड कह रहे हैं। रिवर्स रिएक्शन में वो हाइड्रोजन लूज़ करेगा और कॉन्जुगेट बेस बना देगा। इस तरह की रिलेटिव टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो अब मैं इसका रिएक्शन का लिखना चाहता हूँ। इस रिएक्शन का RCOOH R प्लस RCOO नेगेटिव प्लस H, ठीक है। इसका मैं K लिखना चाहता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बटा रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? RCOO नेगेटिव, इनकी प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन जो है RCOOH, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। लेकिन चूंकि ये एसिड जो है एसिड टूट रहा है तो एसिड के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसके लिए स्पेसिफाई कर दिया जाता है Ka, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब Ka जो है ये किसी एसिड की स्ट्रेंथ को शो करता है। हमने पहले बात की है कि कोई एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि वो कितना आयोडाइज हो रहा है, वाटर के अंदर वो कितने मॉलिक्यूल उसके टूट रहे हैं। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल टूटेंगे इसी केस में उतना ज़्यादा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, ठीक है। उतने ज़्यादा प्रोडक्ट क्या ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो अगर डिसोसिएशन ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस फैक्टर में देखें तो डिसोसिएशन बढ़ने से प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो गया और रिएक्टेंट जो है कम हो गया। यानी कि बटे के ऊपर वाली वैल्यू बढ़ गई है, बटे के नीचे वाली कम हो गई है। तो क्या होगा? डिसोसिएशन बढ़ने से क्या होगा? Ka की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि Ka की वैल्यू जो है एसिड की स्ट्रेंथ को शो करती है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ज़्यादा डिसोसिएट होता है तो उसका Ka भी हायर होगा, और अगर कम डिसोसिएट करता है तो Ka की वैल्यू भी कम होगी। तो अगर हम Ka का नेगेटिव लॉग ले लें, ठीक है, नेगेटिव लॉग Ka, तो ये क्या बन जाता है? इसको हम नाम देते हैं pKa का। बिल्कुल उसी तरह जैसे हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो pH बन जाता है, इस तरह Ka का नेगेटिव लॉग ले लें तो ये pKa बन जाता है। और pKa का रिलेशन जो है लॉग, नेगेटिव लॉग की वजह से इन्वर्स हो जाता है। यानी कि pKa की वैल्यू की इंक्रीज़ होगी वैल्यू तो इसका मतलब है एसिड जो है वो वीक है। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड एक ऐसा एसिड है, ठीक है, जिसकी डिसोसिएशन भी ज़्यादा है, ठीक है, डिसोसिएशन वो भी ज़्यादा है, Ka की वैल्यू भी ज़्यादा है, लेकिन pKa की वैल्यू उसकी कम होती है।
स्ट्रॉन्ग एसिड की डिसोसिएशन ज़्यादा है, के ए की वैल्यू भी ज़्यादा है, पी के ए की वैल्यू कम है। और वीक एसिड कौन सा होता है? वीक एसिड की डिसोसिएशन भी कम है, के ए की वैल्यू भी कम है, जबकि पी के ए की वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी। पी के ए वैल्यू जितनी बढ़ती चली जाएगी, एसिड जो है वो उतना वीक होता चला जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो बेस है, बेस के लिए टर्म जो यूज़ की जाती है बेस की डिसोसिएशन के लिए, उसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं पी के बी, यानी कि एसिड के लिए ए यूज़ किया है तो बेस के लिए हम यूज़ कर देते हैं पी के बी। पी के बी जो है ये बेस की स्ट्रेंथ को शो करती है। अब जो बेस ज़्यादा आयोनाइज होती है, ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करती है, उसका के बी हाई होगा और पी के बी उसका के बी जो है वो हायर होगा और पी के बी जो है लोअर होगा। और वीक बेस का पी के बी हायर होगा, ठीक है, वीक बेस के लिए पी के बी हायर होगा और के बी जो है वो लोअर होगा। अब यहाँ पे एक और बात हम कर लेते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड उससे बनने वाली बेस जो होती है वो एक वीक बेस होती है। ठीक है, ऐसा क्यों है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पे HCl है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये टूटता है, डिसोसिएट होके बनाता है H पॉजिटिव जमा Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे इससे बेस कॉन्जुगेट बनी क्लोरीन। अब HCl जो है ये टूटने की सलाहियत रखता है और ये चाहता है इसके जो आयन बने हैं वो चाहता है कि हम आयन के फॉर्म में ही रहें, वो दोबारा जुड़ के HCl नहीं बनाना चाहते। ठीक है, तो इसलिए जो HCl से इसकी बेस बनी है कॉन्जुगेट बेस क्लोरीन, वो वीक बेस है, क्योंकि जो क्लोरीन है अब दोबारा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि आयन के फॉर्म में ही रहें। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे वीक एसिड हो, मिसाल के तौर पे CH3COOH हम ले लेते हैं इसके कंपैरेटिव HCl के, तो ये टूट के बनाता है CH3COO प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, अब सपोज़ कि इसके हमने 20 मालिक्यूल जो हैं डाले थे, 20 मालिक्यूल में से इसके 10 मालिक्यूल टूटे हैं, जबकि HCl के भी हमने 20 मालिक्यूल डाले और वो 20 के 20 टूट गए। अब उसके HCl के 20 के 20 मालिक्यूल कहते हैं कि हमने आयन की फॉर्म में रहना है, लेकिन CH3COOH के 20 मालिक्यूल को हमने आयोनाइज्ड कर लिया, लेकिन अब उसके आधे मालिक्यूल कहते हैं कि हमने आयोनाइज्ड फॉर्म में नहीं रहना, बल्कि हमने हाइड्रोजन के साथ दोबारा जुड़ के अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहना है। तो ये जो इसकी कॉन्जुगेट बेस होगी ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस होगी। क्यों? क्योंकि ये चाहती है कि मैं कुछ हाइड्रोजन आयन को पकड़ूं और दोबारा जो है अनडिसोसिएटेड फॉर्म में चले जाऊं। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उससे बनने वाली बेस वीक होती है और जो वीक एसिड है उससे बनने वाली बेस स्ट्रॉन्ग होती है। इसी तरह बेसिस का भी ट्रेंड होता है। अब इसी तरह फिनोमेना है बेस का। बेस में मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे NaOH को सपोज करता हूँ। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये डिसोसिएट होकर बनाती है Na पॉजिटिव जमा OH नेगेटिव। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसके जो आयन्स हैं ये आयनाइज्ड फॉर्म में रहना चाहते हैं, ये दोबारा मिलके NaOH बनाना नहीं चाहते जब इसको हम सोल्यूशन में डाल देंगे। ठीक है, तो इसके सपोज कि हमने 20 मालिक्यूल डाले हैं, तो अगर वो उनमें से 18-19 मालिक्यूल जो है वो कहते हैं कि हमने आयनाइज्ड फॉर्म में रहना है। ठीक है, तो इससे जो बनने वाला फिर ये कॉन्जुगेट एसिड है जिसने दोबारा OH को एक्सेप्ट करना है, ये OH को दोबारा एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, इस वजह से इसका कॉन्जुगेट एसिड जो है वो वेरी वीक एसिड होता है। ठीक है, यानी कि इसमें हमने क्या बात की कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी कॉन्जुगेट बेस वीक है और जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक है। ऑपोजिट टर्मिनोलॉजीज है, यानी कि PKA जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है PKB के, यानी कि एक एसिड का PKA उसकी बेस के PKB के इन्वर्स रिलेशन में है। ठीक है, और या KA को भी कर लें तो KA जो है वो इन्वर्स रिलेशन में है KB के। उसके बाद यहाँ पे एसिड का यहाँ पे देखें तो एसिड मैंने कॉन्जुगेट एसिड Na को क्या है जो OH को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो एसिड की एक डेफिनेशन ये भी है कि एसिड जो है OH को एक्सेप्ट करता है। एसिड हाइड्रोजन आयन को डोनेट करने की एबिलिटी रखता है और OH को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, जबकि बेस OH को डोनेट करती है और हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करती है। उसके बाद इस टॉपिक में हमने एक और फिनोमेना जो है उसको हमने प्रूव करना है कि जो PKA है हमारा PKA इट इज़ इक्वल टू pH। कौन सी pH? जिस पे किसी सब्सटेंस क्या है किसी एसिड की डिसोसिएटेड फॉर्म इज इक्वल है अनडिसोसिएटेड फॉर्म के, यानी कि जो उसकी आयोनाइज्ड फॉर्म है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म के इक्वल है, तो उस केस में जो पीके है वो बराबर होगा pH के। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। RNH3 पॉजिटिव इज इक्वल है RNH2 के प्लस H पॉजिटिव के। ठीक है, तो हमने क्या साबित करना है कि PKA बराबर है pH के जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। ठीक है, तो इसका हम KA लिख लेते हैं। KA इज इक्वल टू
NH2 H पॉजिटिव और NH3 पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हमने ऊपर बात की है कि pKa बराबर होगी pH के जब डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म इक्वल हैं। इसको अपोजिट भी हम पढ़ सकते हैं कि अगर डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म बराबर हैं तो pKa बराबर है pH के। तो इसमें डिसोसिएटेड फॉर्म कौन सी है? दिस वन इज़ अनडिसोसिएटेड फॉर्म, ठीक है, और दिस वन इज़ डिसोसिएटेड फॉर्म। NH3 कंडीशन है इज इक्वल है और NH2 के। अब दोनों इक्वल हैं तो दोनों की जगह पे हम कोई एक ही चीज़ पुट कर लेते हैं। हम पुट कर देते हैं पुट और NH3 इज इक्वल है और NH2 के। अब RNH3 की जगह भी मैं RNH2 पुट कर देता हूँ कि एक इक्वेशन में Ka इज इक्वल टू और NH2 H डिवाइडेड बाय RNH2। तो इससे क्या आ जाएगा? Ka इज इक्वल है H पॉजिटिव के। ठीक है, तो दोनों तरफ हम नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। नेगेटिव लॉग Ka इज इक्वल है नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव के। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा कि pKa बराबर है pH के। तो कंडीशन क्या लगाई थी हमने कि दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हैं। तो इससे हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है कि अगर डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म जो है इक्वल कंसंट्रेशन में है तो pKa pH के बराबर होगी। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि pKa बराबर होगी pH के जब डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म जो हैं वो इक्वल इन कंसंट्रेशन हैं। ठीक है, अब बुक पे आ जाएँ तो बुक से हमने ये टॉपिक जो है कवर किया। ठीक है, अब इसके अंदर ये भी बताया गया कि बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर सेकंड डिसोसिएटेबल ग्रुप भी मौजूद होते हैं। यानी कि एक प्राइमरी डिसोसिएटेबल ग्रुप होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो उनकी डिसोसिएशन से उनकी प्रॉपर्टीज़ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए pH अगर इन्वायरमेंट की चेंज करें तो अंदर जो उनके ग्रुप्स होते हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं। उनकी किसी कोई डिसोसिएट कर देता है, कोई अनडिसोसिएटेड स्टेट में चला जाता है, कोई प्रोटोनेटेड स्टेट में चला जाता है। तो इससे कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे सारी एसिड और बेस की बातें बताई गई हैं। ठीक है, और उससे ऑनवर्ड आ जाएँ तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट दिया गया। उसके मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड की बेस जो है वो वीक होगी और स्ट्रॉन्ग बेस की एसिड वीक होगा। उसके बाद यहाँ पे डेरिवेशन है जो बात प्रूव की गई है कि Ka या pK इज इक्वल है pH के। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ तो यहाँ पे बात की गई है कि pK ऑफ एसिड में बी डिटरमाइंड बाय एडिंग 0.5 इक्विवेलेंट ऑफ अल्कली पर इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। तो इसका क्या मतलब है? इस सेंटेंस में सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे असल में हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन की बात होती है कि यहाँ पे हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन ये दी गई है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि pH बफर की होती है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग बेस बाय एसिड। इसका फार्मूला होता है इनएक्टिव बेस है, नीचे एसिड है। तो अगर एसिड बेस की यहाँ पे इक्वल कंसंट्रेशन हम ले लें, ठीक है, यहाँ पे इक्वल कंसंट्रेशन एसिड बेस की हम ऐड करते हैं तो एसिड बेस दोनों काट जाते हैं और log 1 आ जाता है। log 1 फिर इज इक्वल हो जाता है 0 के और pH बराबर आ जाती है pKa के। इस तरह हमें pKa की वैल्यू जो है वो पता चल जाती है। ये भी बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ तक आपने करना है। थैंक यू।